हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। हम करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। तो ये जो होंगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, इनके एमसीक्यूज को हम कवर अप करेंगे 2 पार्ट में। ये जो पार्ट रहने वाला है दैट विल बी द पार्ट 1। एंड जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मीन्स मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और गेमेटोजेनेसिस इन्वॉल्विंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इवन दो द oogenesis। इन टॉपिक्स के ऊपर मेजरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड इन चारों चैप्टर की आज आपकी 90% ले लो या 95% तक आपकी रिवीजन तो हो ही जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इन मोस्ट मैमल्स टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्कोटल सैक 4। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, कहते हैं कि जो मैमल्स में टेस्टिस होती हैं वो स्कोटल सैक में किस रीज़न की वजह से होती है। मतलब क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से टेस्टिस को स्कोटल सैक में रहना पड़ता है, या टेस्टिस स्कोटल सैक में ही पाई जाती हैं? क्या ऐसा रीज़न है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं वो। पहला बोल रही है सेक्स डिफ्रेंशिएशन। नहीं बच्चे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी पर्सन का जो भी सेक्स डिफ्रेंशिएशन होता है वो एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन जो सेक्स है वो डिसाइड हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो ऐसी कोई हम बोल सकते हैं उनकी कंडीशन है कि टेस्टिस अगर स्कोटल सैक में नहीं रहेंगी तो कोई भी सेक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट एंड द टोटली रॉन्ग ऑप्शन। तो ये तो हो गई एलिमिनेट। नेक्स्ट, मोर स्पेस टू द विसरल ऑर्गन्स। देखिए भाई, ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो अपनी स्पेस को सेक्रीफाइस करके किसी और को स्पेस दे। हर एक को नेचुरली अच्छी स्पेस वैसे ही बॉडी में मिली हुई है बाय द गॉड ग्रेस, वो सब कुछ ओके है। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या हो गई? गलत। नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या पूछ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। yes, this will be the right answer. The option C is correct for the question number 1, that कि स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कंडीशन होती है कि जो मेल का बॉडी टेम्परेचर है, मेल का लगा लो या हर एक पर्सन का जो मैमल्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए बच्चे 2 डिग्री या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। 37 डिग्री से इन डिग्री से लेस, इतने डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो पाएगी। दैट्स वाई टेस्टिस क्या है, स्कोटल सैक में रहती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर भी हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, इधर हमको तो हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है। तो ऑप्शन डी वो क्या पूछ रहे हैं? इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनी। सबसे पहले भैया, किडनी का दूर दूर से कोई काम नहीं है इन टेस्टिस से, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गई। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि टेस्टिस क्यों स्कोटल सैक में है, जस्ट बिकॉज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेमिलियन टेस्टिस। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, कुछ सेल्स के बारे में बताया, इन सेल से हमें बताना है कि कौन से सेल एसोसिएटेड है मेमिलियन टेस्टिस से। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली, लेडिक सेल्स। ग्राफियन, सर्टोली, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लेडिक सेल्स। इवन दो उसके बाद ऑप्शन लास्ट क्या है हमारे पास? ग्राफियन फॉलिकल, लेडिक सेल्स एंड सैमनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप बड़े आराम से एलिमिनेशन मेथड से कर पाओगे, और इवन तो आपको वैसे भी आंसर मिल ही गया होगा। ग्राफियन फॉलिकल का दूर दूर से कोई लेना देना मेल टेस्टिस से नहीं होता। ये फीमेल ओवरी का पार्ट है जहाँ से ओवा की डेवलपमेंट होती है। क्लियर? तो अगर देखिए ऑप्शन सी हमारे पास बच रही है, तो उसमें क्या बोल रही है? 3 सेल का नाम है सर्टोली सेल, सैमनिफेरस ट्यूब्यूल एंड लेडिक सेल। तो मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें होती हैं ये। देखिए, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सैमनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरह से इन सैमनिफेरस ट्यूब्यूल के साइड पे मेल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं जहाँ से स्पर्मेटोगोनिया बनता है। एंड क्या होता है, यहाँ पे अंदर कुछ इस तरह से सेल प्रेजेंट होते हैं। और बाहर जो कैविटी है ना,
यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ इस तरह से सेल्स पड़े होते हैं। इन सेल को बोलते हैं लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स एंड इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। तो इनका काम क्या है, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, मेल जर्म सेल से आगे बनते हैं स्पर्म्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, जो ये स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स नहीं बोलते वैसे तो, स्पर्मेटिड्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली इनका काम क्या होता है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को रिलीज करवाना। जो स्पर्मेटिड बनते हैं उनको क्या करवाते हैं, ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर से प्लस उनको नरिशमेंट से क्या करते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं। उधर ही लेडिक सेल का काम क्या होता है, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल एंड्रोजन की सिक्रीशन करते हैं, जो आगे क्या करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट कर पाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारी क्या हो गई, करेक्ट, कि सर्टोली सेल, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड लेडिक सेल, ये तीनों ही सेल्स क्या है, मेल टेस्टिस से एसोसिएटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेड ऑफ द एपिडिडाइमस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड। कहते हैं जो एपिडिडाइमस का हेड है उसका नेम क्या है। सिंपली उन्होंने ये चीज़ पूछी है हमसे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो एपिडिडाइमस है वो एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। जो मेजर पार्ट उसको बोलते हैं हेड, और जो ये पोर्शन हो गया उसको बोल देते हैं बॉडी, एंड ये पोर्शन इसको हम बोल देते हैं टेल। इन सब के बेटा डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो उन्होंने हमसे किसके बारे में पूछा है, हेड से। अगर बॉडी में पूछा हो तो उसका अलग जवाब आएगा, तो अगर टेल के बारे में पूछा हो उसका आंसर को क्या है, वो अलग है। तो जब भी आपको हेड ऑफ एपिडिडाइमस का नाम पूछे तो इसका आंसर क्या बनता है, कैप्यूट एपिडिडाइमस। अगर वो पूछें बॉडी ऑफ एपिडाइमस का नाम क्या है, उसका नाम होता है कॉर्पस एपिडाइमस। और अगर टेल के बारे में पूछे बच्चा, तो टेल के बारे में क्या आएगा, कैडल एपिडिडाइमस। तो ये इसका आंसर है। देखिए वासा डिफरेंसेस, ये तो कोई नहीं, उसका एपिडाइमस ये अलग पोर्शन है। गबरनैकुलम, ये क्या होता है बच्चे, एक्चुअल में गबरनैकुलम क्या है, ये जो टेस्टिस होती हैं उसको स्कॉटल्स जो सैक है उसके साथ ज्वाइन करने के लिए एक तरह का टिश्यू है, ये है, ठीक है। तो मेजरली जब भी आपको हेड, बॉडी और टेल के बारे में पूछा जाए कि इनके नेम क्या है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, हेड के लिए कैप्यूट एपिडिडाइमस, बॉडी के लिए कॉर्पस एपिडिडाइमस, एंड टेस्टिस एंड टेल के लिए बेटा कैडल एपिडिडाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सैमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं बच्चे कि स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली सेल से रिलीज हो जाना, क्या लेके, नरिशमेंट लेके, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर के बाद जब स्पर्मेटोजोआ क्या है प्रॉपरली डेवलप होके सर्टोली से बाहर आता है, रिलीज हो जाता है, और किस में आ जाता है, कैविटी में, कौन सी, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल कैविटी में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। नेक्स्ट अभी हम डेफिनेशंस और पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में क्या पूछा गया, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चा, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से क्या बनना, स्पर्मेटिड से बनना स्पर्म। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है मैचुरेशन फेज, इवन दो ये लार्जेस्ट फेज होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको हम मैचुरेशन और लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं। फिर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है, एक्चुअल में स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास है स्पर्मिएशन, कि सर्टोली सेल से जब स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होके निकल जाता है और सैमनीफेरस ट्यूब्यूल में आ जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते थे मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। तो ये एक तो क्रैमिंग लगा लो या तो वैसे ही समझ लो, एम फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया।
तो मिडल पीस के अंदर होता क्या एक्चुअल में, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो स्पर्म है वो मोटाइल हो सके, स्पर्म को मोटिलिटी में वो हेल्प करवाते हैं। तो एम फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रियोल एक्चुअल में ये नेक में प्रेजेंट होता है, जो फ्लैजिला वगैरह जो फ्लैजिलम है उसकी फॉर्मेशन के लिए होता है। तो ये 9+2 की अरेंजमेंट में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर पूछे मिडिल पीस में क्या है, तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। देखिए वही चीज़ मैंने अभी बताई, तो इसी के ऊपर हमारा बन गया क्वेश्चन। तो जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो क्या है एक्चुअल में, सेंट्रियोल का ही पार्ट है। तो कितना होता है, 9+2 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्म अंडरगो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी। तो ये किस जगह पे होती है, ये चीज़ पूछ रहे हैं कि एक स्पर्म है वो मैच्योर हो रहा है, मैचुरेशन होती है उसकी, वहाँ पे उसकी मोटिलिटी इन्हांस होती है वहाँ पे, इवन दो उसकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो भी इन्हांस हो रही है उस जगह पे। तो वो जगह का नाम क्या है, कौन सी जगह है, तो उसका नाम है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में ही जो स्पर्म है वो स्टोर होता है। उसी दौरान इसकी ये जो सारे प्रोसेस है, मैचुरेशन, मोटिलिटी एंड इवन इसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी सभी वहीं पे इन्हांस होती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बन रहा है, एपिडिडाइमस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा पहले मैं बता दूं, प्रोस्टेट ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द मेल, जो मेल के साथ ही एसोसिएटेड है। एंड ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड ये कौन से हैं, असेसरी ग्लैंड, जिनका स्पर्म या फिर हार्मोन प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, लेकिन इनका काम क्या है, स्पर्म के साथ साथ एक फ्लूइड सिक्रीट करना, उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, उसको सिक्रीट करना। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड वो क्या बोल रहे हैं, उसकी सिक्रीशन का मेन फंक्शन क्या है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है, ये करता है कैल्शियम आयन सिक्रीट, इवन सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, इवन दो ये करता है बेटा डी क्लॉटिंग एंजाइम। डी क्लॉटिंग एंजाइम का नाम से ही आपको समझ लग जाएगा क्या होता है कि जो सीमन होता है ये सारा इकट्ठा होकर क्या होता है, क्लॉट फॉर्म में होता है। जब भी ये फीमेल के वजाइना में जाता है उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये डी क्लॉटिंग फैक्टर्स वो सभी चीज़ को क्या करते हैं, डी क्लॉट करके क्या करेंगे, वो जो स्पर्म है उनको एक्टिव कर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे कि आप अपनी एक्टिविटी करो और जाके आप फिलोपियन ट्यूब में जाइए, वहाँ पे एम्प्यूला में अगर आपको ओवम मिलता है वहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन करिए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन वर्क है, ऑप्शन सी अगर देखें वो करेक्ट बनती है, दैट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sex gland which secrete fructose that provide energy to the spermatozoa for swimming and the prostaglandins that stimulate uterine contraction to aid sperm ovum interaction। पहली बात, जब भी आपको वर्ड आपको दिखाई दे ना फ्रक्टोज की सिक्रीशन हो रही है कहीं पे, तो आपको समझ जाना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए सेमिनल वेसिकल, क्योंकि सेमिनल वेसिकल इज ऑल्सो अ एसेसरी ग्लैंड। तो देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड भी, सेमिनल वेसिकल भी एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों के तीनों ही मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन मेजरली फ्रक्टोज की सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल में। प्लस ये प्रोस्टेट ग्लैंडिन भी जो है वो रिलीज करवाते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो क्या करता है, स्पर्म एंड ओवम की जो बोल सकते हैं इंटरेक्शन को इन्हांस करवाता है, कि ये बोलता है उनको कि आप जाइए, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्राइन की, सो दैट स्पर्म बड़े आराम से ओवम में एम्प्यूला की रीजन में पहुंच जाए और वहाँ पे इन दोनों की इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको ना ऑप्शंस दी गई हैं 5, तो आपको यहाँ से ये बताना है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन कौन से यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस है 5, इनमें से हम ढूंढेंगे। तो पहली ऑप्शन वो बोल रहे हैं ओवरी। क्या ओवरी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटरनल पार्ट है किसका, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो ओवरी में से ओवा बनते हैं, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड वन मोनस प्यूबस, येस दिस इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। थर्ड वन इज क्लाइटोरिस, येस दिस इज ऑल्सो अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अगर बात करें मेमरी ग्लैंड्स की, मेमरी ग्लैंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आफ्टर बर्थ जो है वो बेबी की केयर के लिए काम आते हैं, जब वो वहाँ से क्या है मिल्क की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया नहीं है। येस लिबिया मेजोरा, दिस इज ऑल्सो द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो हमारा आंसर क्या है, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बैर्थोलिन्स ग्लैंड्स आर।
तो ये ग्लैंड्स क्या है एक्चुअल में, जैसे हमने मेल के पढ़ ली एसेसरी ग्लैंड्स, वैसे ही फीमेल के अंदर भी एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है बैथरलिन्स ग्लैंड, ये पेयर में प्रेजेंट है, मीन्स ये 2 होते हैं। एक होते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी 2 है, मतलब पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इनका काम क्या है, इनका काम सिमिलर अगर देखें उनके मेल के एसेसरी ग्लैंड के जैसे, मीन्स ये क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं वेजाइना को। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वेजाइना की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे बैथरलिन ग्लैंड है तो साइड पे क्या, सॉरी ये वेजाइना है, वेजाइना की ओपनिंग है, तो यहाँ पे साइड में क्या होंगे, बैथरलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जो एक्चुअल में काम करवाएंगे किसका, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑन साइड्स ऑफ वेजाइना। वासा डिफरेंस से नहीं है, ये तो मेल का तो कोई पार्ट नहीं है, तो फिलोपियन ट्यूब के साइड पे तो बिल्कुल नहीं होता, तो हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने साथ के क्या दे दिया, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखिए क्या है, उन्होंने क्या पूछा है, कहते एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके 2 बनाता है स्पर्मेटिड। तो अगर आप ओवरऑल देखें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बना रहा है स्पर्म, 1 2 3 4 बना रहा है, पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बना रहा है, 2 बना रहा है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन में हमसे पूछा एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाता है, 2 स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। उधर क्या पूछ लिया इन्होंने कि 4 अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे वो कितने स्पर्म्स बनाएंगे, तो एक प्राइमरी कितने बनाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अक्कर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। तो चलो पहले हम इनकी प्लॉइडी देख लेते हैं, इनकी प्लॉइडी क्या है, क्या ये डेप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअल में डेप्लॉइड होता है, तो इनकी प्लॉइडी है 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी होती है 2n। अगर देखें प्राइमरी स्पर्मेटो, यहाँ भी इसकी क्या होगी 2n, एंड सेकेंडरी की बच्ची होती है हैप्लॉइड, मतलब ये n है, सेकेंडरी n है, एंड स्पर्मेटिड भी n है। एंड देखिए स्पर्मेटिड, यस इनकी प्लॉइडी भी n होती है एंड स्पर्म की भी होती है n। तो आप चेक करिए, फर्स्ट में तो दोनों की प्लॉइडी सेम है, तो ये तो कोई रिडक्शन डिवीजन, ये तो इक्वेशनल डिवीजन हो गई। अगर देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बन रहा है, यहाँ से हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो हमारा जो सेकंड आंसर है वो करेक्ट होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये रिडक्शनल डिवीजन होगी, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकती, 4 भी नहीं और 1 भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या सही है बच्चे, हमारा आंसर सही है यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, मेरे हिसाब से ये चीज़ हो गई है, तो हम इसको कट करके क्या करते हैं, हम यहाँ पे मिडल पीस की जगह लिख लेते हैं नेक। तो नेक में क्या चीज़ होती है, नेक में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होते हैं, सेंट्रियोल दैट आर प्रेजेंट इन द 9+2 अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच वन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, क्या चीज़ है जो ओवरी में से मतलब जो ओवरी से रिलीज होती है। मीन्स ये पूछ रहे हैं कि जो ओवम या ओवा रिलीज हो रहा है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या वो प्राइमरी oocyte की फॉर्म है, क्या वो ग्रेफियन फॉलिकल होता है जो बाहर आता है, या वो oogoनियम होता है, या वो सेकेंडरी oocyte है। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें प्लॉइडी पता होनी चाहिए इनकी क्या क्या है, तो वहाँ से बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी होती बेटा 2n। ग्रेफियन फॉलिकल तो एक्चुअल में फॉलिकल है जिसके अंदर ओवा डेवलप कर रहा है, तो इसमें तो हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद oogoनियम में एक्चुअली इसकी प्लॉइडी भी क्या होती है 2n। अगर बात करें सेकेंडरी oocyte की, इसकी प्लॉइडी क्या होती है n। तो हमें पता है जब भी कोई भी गैमीट बनेगा तो उसकी हमेशा प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड, तो यहाँ पे हमारा सीधा साधा आंसर क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte। ओवरी में से जब ओवल्यूशन हो रही है उस टाइम पे जो चीज़ बाहर निकलती है वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होता है, जो मियोसिस की मेटाफेज 2 की स्टेज में अरेस्ट कर रहा होता है, वो रिलीज होता है, जो आगे जाके जब उसकी फर्टिलाइजेशन होने लगती है उस टाइम पे उसकी मियोसिस 2 जो होती है वो कंप्लीट होती है, तब सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग oogenesis ईच हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस। तो ईच जो हैप्लॉइड सेल है वो क्या बनाता है, तो मैं इसको आप पहले आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर क्या है हमारा बी, दैट इज़ 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। देखिए क्या है, मेल और फीमेल की मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में ना डिफरेंस है। जो मेल है उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम से ना 4 स्पर्म बनते हैं,
ठीक है। लेकिन oogenesis में एक oogoनियम से सिर्फ एक ही ओवा की डेवलपमेंट हो रही है, बाकी जो बन रही है ना डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने की चीज़ बनती है, वो बनती है पोलर बॉडीज़। एक्चुअल में तो बनती है, अगर देखा जाए आप पढ़ोगे ना, दो पोलर बॉडीज़ के बारे में बताया होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी। तो देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी में जब बनती है ना, तब वो भी आगे के डिवाइड करके दो में डिवाइड हो जाती है, तो उसको काउंट करते हैं 1 और 2 में। जो सेकंड वाली बनती है वो थर्ड में काउंट हो जाती है। तो टोटल कितनी पोलर बॉडीज़ बनती हैं? वो एक्चुअल में 3 पोलर बॉडीज़ बनती है, लेकिन फंक्शनल एग कौन सा होता है? एक ही होता है, जिसको ओटिड बोलते हैं या ऊटिड बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो एक फंक्शनल एग है एंड 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं जब प्रोसेस होता है oogenesis का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज, कहते हैं जो लेयर होती है ओवम की, इन आउटसाइड से लेके इनसाइड के बारे में बताना है। तो पहली बात है, आउटसाइड में जो पहली लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद होती है जोना पेलिस्यूडा लेयर, फिर आती है विटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि जोना पेलिस्यूडा बिल्कुल बाहर नहीं होती और ये तो बिल्कुल अंदर वाली है, ये भी चीज़ गलत है। तीनों की तीनों ऑप्शन ये गलत है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवल्यूशन, कहते हैं जब कौन सा ऐसा पार्ट है ओवरी का मैमल्स के अंदर स्पेशली जो एंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है जब ओवल्यूशन हो जाती है, ओवा निकल जाता है बाहर, और ओवरी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंडोक्राइन की तरह काम करेगी? एंडोक्राइन का मतलब ही क्या होता है बच्चा? एंडोक्राइन का मतलब होता है जिसने क्या करना है, हार्मोन सिक्रीट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टोमा का कोई काम नहीं है, जर्मिनल एपिथेलियल का कोई काम नहीं है, ना तो विटलाइन मेम्ब्रेन का कोई काम है। ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा निकल जाता है बाहर, जो मेटाफेज सेकंड में रेस्ट कर रहा होता है, उस टाइम पे जो ग्राफियन फॉलिकल का कंटेंट बचा रहता है ओवरी में, वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटेनम में। ये कॉर्पस ल्यूटेनम आगे जाके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये क्या करता है, ये एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा और एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो उसको सिक्रीट करेगा। ठीक है, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। क्लियर हो गई बात? तो आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कोई ना कोई ज़रूर कमेंट ज़रूर करिए, सो दैट मुझे भी थोड़ी सी एंथुजियाज़म मिले कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस आज के सेशन का, दैट इज़ विच हार्मोन लेवल विल कोज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। देखिए अभी हमने क्या बात की कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवा निकल जाता है, उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल आगे क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। पर वो बोल रही है जो ये ओवल्यूशन हो रही है, मतलब ये जो एग निकल रहा है, ओवा का रिलीज हो रहा है ना, उस प्रोसेस को करवाने के लिए कौन से हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो LH ज़रूरी होता है और एक एस्ट्रोजन का ज़रूरी होता है। ठीक है, तो LH और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या है, पीक पे होता है। मीन्स देखिए एस्ट्रोजन और LH दोनों ही ज़रूरी होते हैं इस चीज़ के लिए, ओवल्यूशन करवाने के लिए। तो अभी देख लेते हैं क्या उन्होंने चीज़ बोली है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। चलो ये चीज़ हम मान लेते हैं कि हाँ ये हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, प्रोजेस्ट्रोन का कोई काम नहीं होता ओवल्यूशन करवाने का। लो कंसनट्रेशन ऑफ LH, नहीं LH की कंसनट्रेशन लो नहीं, इसमें हाई कंसनट्रेशन चाहिए होती है। ना तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का काम है, क्योंकि ये डेवलपिंग फॉलिकल्स के लिए काम आता है। तो देखा जाए हमारी जो ऑप्शन करेक्ट बनती है दैट विल बी ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए इससे आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन होगी। तो प्लीज़ आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।